नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के अगले टॉपिक स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को विस्तार से समझेंगे और अंत में अति महत्वपूर्ण 80 MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि निचले स्तर पर विकास करना, यानी कि जो छोटे छोटे शहर हैं उनका विकास करना, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर विकास नहीं पहुँच पा रहा है उनका विकास करना। तो आपको याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है। तो स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जो पूरी की पूरी पावर केंद्र सरकार को दी गई है उस केंद्र सरकार की पावर को निचले स्तर पर भी देना, कुछ पावर जो स्थानीय गवर्नमेंट हैं उनको भी देना, या फिर हम कहें कि जन भागीदारी बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना, यानी कि निचले स्तर का विकास करना। सीधा मतलब है कि स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि निचले स्तर का विकास करना। अब हम बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन का सबसे पहले उल्लेख भारतीय इतिहास में कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, जो प्राचीन भारत का एक राजवंश था चोल साम्राज्य, तो चोल साम्राज्य में ही सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। वो अलग बात है कि वहाँ पे स्थानीय स्वशासन के लिए उर शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का प्रयोग किया गया था? उर का। अब यदि हम आगे चले और बात करें कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। क्यों कहा जाता है? कि लॉर्ड रिपन 1882 में एक प्रस्ताव लाए थे। लॉर्ड रिपन 1882 में एक प्रस्ताव लाए थे। किस संबंध में था प्रस्ताव? तो प्रस्ताव था कि नगर पालिकाओं और जिला परिषदों का गठन होना चाहिए। नगर पालिका और जिला परिषदों के गठन के संबंध में, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो निचले स्तर के विकास के संबंध में एक प्रस्ताव लाए थे। उसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। याद रहेगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1882 में लॉर्ड रिपन जो प्रस्ताव लाए थे उसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अभी मैंने बताया कि स्थानीय स्वशासन का सबसे पहले उल्लेख चोल साम्राज्य में मिलता है उर शब्द के रूप में। किस रूप में मिलता है? तो उर शब्द, स्थानीय स्वशासन के लिए उर का प्रयोग किया गया था। तो स्थानीय स्वशासन का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? चोल साम्राज्य में। इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन एक प्रस्ताव लाए थे स्थानीय स्वशासन के संबंध में, जिसे हम स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके बाद 1919 में बात करें तो 1919 में अच्छा काम ये हुआ था कि द्वैध शासन के अंतर्गत जो स्थानीय स्वशासन था उसे हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया था। हस्तांतरित विषय में शामिल होने की वजह से लाभ क्या हुआ था कि पहले स्थानीय स्वशासन के संबंध में जो संपूर्ण शक्तियां थी वह वायसराय के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? वायसराय के हाथों में थी। और जैसे ही स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित विषय में शामिल हो गया तो जो शक्तियां वायसराय के पास थीं वही शक्तियां किसको मिल गई? जो भारत के मंत्री थे, अंग्रेजी सरकार में जो भारतीय मंत्री थे उन्हें वो शक्तियां मिल गई। क्लियर? फिर 1935 में क्या हुआ? 1935 में जो स्थानीय स्वशासन था उसे राज्य सूची में शामिल कर लिया गया। राज्य सूची का दर्जा मिल गया, मतलब राज्य सूची में शामिल कर लिया गया। तो याद रहेगा कि स्थानीय स्वशासन का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चोल साम्राज्य में। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन जो प्रस्ताव लाए थे स्थानीय स्वशासन के संबंध में उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर हस्तांतरित विषय में कब शामिल किए गए? तो 1919 में। और राज्य सूची में कब शामिल किए गए? तो 1935 में। आगे चलते हैं। अगर स्वतंत्रता के बाद के प्रयासों की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाँव के विकास के लिए और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए 2 कार्यक्रम लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन से? एक तो 1952 में लाए थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में लाए थे राष्ट्रीय विकास सेवा। ये दोनों कार्यक्रम किस लिए लाए गए थे? तो गांव का विकास करने के लिए और वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए। क्लियर? जब एक कार्यक्रम इम्प्लीमेंट किए गए, जमीन पर लाए गए, तो ये दोनों के दोनों कार्यक्रम क्या हो गए? असफल हो गए। जब ये दोनों कार्यक्रम असफल हो गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच कराने के लिए कि आखिर ये कार्यक्रम क्यों असफल हुए और हमें गाँव का विकास करने के लिए, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए क्या कार्यक्रम लाना चाहिए, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। क्या किया गया था? जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। समिति कब गठित की गई थी ये भी पूछा जाता है। तो समिति गठित की गई थी 1957 में। क्लियर?
तो इस समिति ने अपनी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि यदि गांव का विकास करना है, वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है, तो हमें एक त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लानी होगी। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लानी होगी। ये 3 स्तर कौन कौन से थे? तो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। क्लियर? इनका मानना था, बलवंतराय मेहता समिति का मानना था कि हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना होगा, यानी कि जो संपूर्ण पावर केंद्र सरकार के पास है, तो उस पावर को निचले स्तर पर बांटना होगा। जो निचली गवर्नमेंट हैं उन्हें भी हमें कुछ शक्तियां देनी होगी। इसी वजह से बलवंतराय मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बलवंतराय मेहता। ठीक है ना? अब बलवंतराय मेहता समिति ने जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया गया। तो कब इम्प्लीमेंट किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। मतलब ये है कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो राजस्थान के नागौर में। कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1959 को। याद रहेगा, 2 अक्टूबर 1959 को। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के बाद इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ पे? राजस्थान में। इसके बाद कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगर हम अन्य समितियों की बात करें तो समय समय पे अलग अलग प्रधानमंत्री बने, अलग अलग सरकारें आई, तो उन्होंने गांव के विकास के लिए, गांव का विकास किस प्रकार से होना चाहिए उसके लिए अलग अलग समितियां गठित की। तो सबसे पहले तो कौन सी हो गई थी? बलवंतराय मेहता समिति। फिर उसके 20 साल बाद 1957 में गठित हुई थी बलवंतराय मेहता। उसके 20 साल बाद आपकी समिति गठित हुई अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तरीय नहीं 2 स्तरीय होना चाहिए। कितने स्तरीय? 2 स्तरीय। ये 2 स्तर थे, एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। इन्होंने जो मध्य स्तर था उसकी बात नहीं कही। फिर इसके बाद एक अगली समिति गठित की गई 1985 में। आपको ये सन भी याद रखना है, सभी पूछे जाते हैं। JV राव समिति। JV राव समिति। तो JV राव समिति ने सुझाव दिया कि 3 स्तरीय नहीं 2 स्तरीय नहीं, जबकि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तरीय होना चाहिए? 4 स्तरीय होना चाहिए। कितने स्तरीय? 4 स्तरीय। अब इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक समिति गठित की, LM सिंघवी समिति। तो इस समिति ने सुझाव दिया कि ये सब तो ठीक है कि 3 स्तरीय होना चाहिए, 2 स्तरीय होना चाहिए, 4 स्तरीय होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो भी पंचायती राज सिस्टम है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो LM सिंघवी समिति। LM का मतलब है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। क्लियर? तो यहाँ पे आपसे ये भी, आपको यदि कन्फ्यूजन हो तो देखो, समिति शब्द को छोड़ दो। बलवंत राय मेहता कितने शब्द हैं? 3। तो इसने सुझाव दिया 3 स्तरीय का। अशोक मेहता कितने शब्द हैं? 2। तो इन्होंने सुझाव दिया 2 स्तरीय समिति का। JV राव कितने शब्द हैं? 4। तो इसने सुझाव दिया 4 स्तरीय का। और जो LM सिंघवी है, C से सिंघवी और C से संवैधानिक दर्जा। ठीक है ना? तो इन्होंने सुझाव दिया संवैधानिक दर्जा देने का। क्लियर है? अगर गठन की बात करें तो पहली हुई थी 1957 में। ठीक है ना? इसके 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति, 85 में JV राव समिति और 86 में LM सिंघवी समिति। ऐसा नहीं है कि केवल ये 4 समिति ही गठित हुई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी समितियां हैं। ठीक है ना? लेकिन हमें वो याद नहीं रखना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं कि देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि LM सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो इनके सुझाव को माना गया और 73 में संविधान संशोधन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो भी पंचायती राज व्यवस्था थी, नगर पालिका व्यवस्था थी, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत किसको संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज को, यानी कि जो गांव का प्रशासन है, ग्रामीण व्यवस्था है। और 74वें संविधान संशोधन के तहत किसे संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो जो शहरी प्रशासन है, यानी कि नगर पालिका व्यवस्था है, उसी संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रहेगा। अब 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या किया गया था वो आपको याद रखना है। तो नंबर 1, 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या साहब मूल संविधान में भाग 9 नहीं था? दोस्तों, मूल संविधान में भाग 9 था, लेकिन बाद में भाग 9 को हटा दिया गया था, निरसित कर दिया गया था। और जब 73वें संविधान संशोधन है, फिर उसमें
पंचायती राज से संबंधित उल्लेख बाद में जोड़ दिए गए थे। क्लियर? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, मतलब भाग 9 तो था, उसमें पंचायतों से संबंधित उल्लेख किए गए और एक नई अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची। और भाग 9 में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो 16 नए अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, 243 फिर 243 ए बी सी डी ऐसे ओ तक। तो ये एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 9। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 11। कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो 16 अनुच्छेद, 243 और 243 ए से 243 ओ तक, टोटल 16 हो गए। और कितने विषय पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं? तो 29 विषय। पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं? 29 विषय। और जो भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज को, इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले किसने किया, मतलब इसको लागू सबसे पहले किसने किया था? तो इस संशोधन को लागू किया था सबसे पहले मध्य प्रदेश ने। देखो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर पूछा जाए कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो नागौर राजस्थान में। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था उसका अनुपालन सबसे पहले किसने किया, तो मध्य प्रदेश ने। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन। ये भी 1993 में हुआ था। तो 74वें संविधान संशोधन किस चीज़ से संबंधित है? तो शहरी प्रशासन, मतलब जो नगर पालिका व्यवस्था है, जो छोटे नगर हैं उनके लिए नगर पंचायत, जो मध्यम नगर हैं उनके लिए नगर पालिका, और जो बहुत बड़े नगर हैं उनके लिए नगर निगम। इसको बोलते हैं नगर पालिका व्यवस्था। ठीक है ना? तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका व्यवस्था से या शहरी प्रशासन व्यवस्था से। तो इसके तहत क्या किया गया था? 74वें संविधान संशोधन के तहत एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9 का, और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। इसके साथ साथ 18 नए अनुच्छेद। 73 में कितने नए अनुच्छेद जुड़े थे? 16। और 74 में कितने नए अनुच्छेद जुड़े थे? 18। कहाँ से कहाँ तक? तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक? तो ये है आपके 243 पी से जेड जी तक। देखो 243 ओ तक तो वही थे, ओ के बाद क्या था? पी। तो 243 पी से फिर जेड जी का मतलब है जेड के बाद फिर आएगा जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस टाइप से। क्लियर? और जो पंचायती राज व्यवस्था थी उससे संबंधित कितने विषय थे? 29। और जो नगर पालिका व्यवस्था है इससे संबंधित कितने विषय हैं? 18 विषय। याद रहेगा। जो ग्रामीण प्रशासन है उससे संबंधित कितने विषय हैं? 29। और जो शहरी प्रशासन है उससे संबंधित कितने विषय हैं? तो 18। संवैधानिक दर्जा, शहरी स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप दिया गया था। जो शहरी प्रशासन है इसको वैधानिक रूप किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 74 में। और जो ग्रामीण प्रशासन है उसको किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रामीण प्रशासन है, रूरल स्ट्रक्चर है, वो कैसा है? तो त्रिस्तरीय संरचना है, ग्रामीण की भी और शहरी की भी। 3 स्तरीय, 3 लेवल संरचना। सबसे निचले स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायत। फिर क्षेत्र स्तर पर क्या होगा? क्षेत्र पंचायत। और जिला स्तर पर क्या होगा? जिला पंचायत। कई राज्यों में इसे जिला परिषद भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जिला पंचायत को जिला परिषद भी बोल देते हैं। तो जो ग्रामीण प्रशासन है वो कितने स्तर में है? 3 स्तर में। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर कहें तो क्या होगा? क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर क्या है? जिला पंचायत। क्लियर? अब हम यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि देखो जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत का एक तो सदस्य होते और एक प्रमुख होता है, यानी कि प्रधान, अध्यक्ष। ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य होंगे और कुछ क्या होंगे? वो एक होगा आपका अध्यक्ष। तो सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी कि प्रधान का चुनाव भी कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। जनता सीधे वोट देती है, प्रधान को भी और जो सदस्य होते हैं उनको भी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कहाँ पे? यहाँ पे जो क्षेत्र पंचायत होती है, यहाँ पे जनता वोट देती है सदस्यों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, यानी कि बीडीसी के जो चुनाव होते हैं, बीडीसी। ठीक है ना? और फिर ये सदस्य अपने में से चुनते हैं एक अध्यक्ष। तो क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव तो होता है प्रत्यक्ष रूप से, जबकि अध्यक्ष का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम जिला स्तर पर बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम सदस्य और अध्यक्ष की बात करें तो देखो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव तो सीधे जनता करती है। कौन करती है? जनता। और जिला पंचायत अध्यक्ष
ये सदस्य अपने में से चुनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अध्यक्ष कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव। यहाँ पे भी अध्यक्ष कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव। जबकि जो ग्राम स्तर पे प्रधान का भी चुनाव जनता करती है और जो सदस्य होते हैं ना मेंबर, उनका भी चुनाव कौन करती है, जनता ही करती है। जब आप प्रधानी का वोट देने जाते हैं तो आप 4 पर्चे दिए जाते हैं, एक साथ चारों की वोटिंग होती है। एक आप मेंबर को चुनते हैं, एक आप प्रधान को चुनते हैं, एक आप क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुनते हैं और एक आप जिला पंचायत सदस्य को चुनते हैं। क्लियर है ना। ये पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष है उसका चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। और इसी प्रकार जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसका चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। बाकी सब प्रत्यक्ष। क्लियर, समझ में आ गया, नहीं आया। अब हम शहरी प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो शहरी प्रशासन भी 3 स्तर पर होता है। सबसे निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर का मतलब संक्रमणशील क्षेत्र। संक्रमणशील क्षेत्र का मतलब है कि जो पहले गांव थे, बड़े बड़े गांव थे, फिर धीमे धीमे उसने किसका रूप ले लिया, कस्बों का रूप लिया, फिर छोटे शहरों का रूप ले लिया। तो जो बहुत छोटे शहर हैं वहाँ पे क्या है, नगर पंचायत। जो बहुत छोटे शहर हैं वहाँ पे क्या है, नगर पंचायत। फिर उससे अगर ऊपरी स्तर की बात करें तो फिर मध्यम शहर, कैसे शहर, मध्यम शहर, वहाँ पे क्या है आपका, नगर पालिका। और जो बहुत बड़े शहर हैं वहाँ पे क्या है, नगर निगम। मतलब जो छोटे, सबसे छोटे स्तर के जो शहर हैं वहाँ पे क्या होगा, नगर पंचायत। जो मध्यम शहर होंगे वहाँ पे नगर पालिका, और जो बहुत बड़े शहर होंगे वहाँ पे क्या होगी, नगर निगम। तो यहाँ पे भी 2 ही, एक तो मेंबर होंगे और एक अध्यक्ष होगा। तो यहाँ पे सभी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखो यहाँ पे भी एक तो नगर पंचायत सदस्य और नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका मेंबर मतलब सदस्य और नगर पालिका अध्यक्ष। यहाँ पे भी नगर निगम की मेंबर और नगर निगम की अध्यक्ष। तो इनको भी जनता वोट करती है, इनको भी जनता वोट करती है, इसको भी जनता वोट करती है, इनको भी जनता वोट करती है। सबको कौन वोट करती है, सीधे जनता। मतलब सबका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से। केवल हमें ग्रामीण प्रशासन में याद रखना है, ग्रामीण प्रशासन में क्या, कि जो क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर जो इनके प्रमुख होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। क्लियर है। तो जो ग्राम पंचायत होती है इसके अध्यक्ष को बोलते हैं ग्राम पंचायत अध्यक्ष। जो नगर पालिका अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष। और जो नगर निगम होती है इसके अध्यक्ष को मेयर बोलते हैं। ये अच्छे से याद रखना। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, मेयर होता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो मेयर होता है। क्लियर। और जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है ये चेयरमैन होता है। कौन होता है, चेयरमैन। ये और नगर पंचायत की अध्यक्ष को बोलते हैं, यहाँ पे गलत दे दिया, चेयरमैन की जगह पे, हाँ ठीक है सही है, इसको भी चेयरमैन बोल सकते हैं, इसको भी चेयरमैन बोल सकते हैं। बस नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो शहर में भी 3 स्तर पे और ग्रामीण प्रशासन भी 3 स्तर पे। अब हम बात करें कि प्रमुख प्रावधान कि कौन कौन वोट दे सकता है, कितने समय के लिए इन्हें चुना जाता है, ये सब। तो पहली बात तो चुनाव की अगर बात करें कि इनका चुनाव कौन कराता है, तो देखो भारत में चुनाव 3 प्रकार के चुनाव हैं मेन रूप से। एक तो संसद के चुनाव, दूसरा विधानमंडल के चुनाव और तीसरा स्थानीय निकायों के चुनाव। तो जो संसद और विधानमंडल यानी कि सांसद और विधायकों का जो चुनाव कराता है वो कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और जो स्थानीय निकाय मतलब ग्रामीण व्यवस्था और शहरी व्यवस्था का जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। याद रखना है कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर। साथ में ये भी याद रखना है कि जो स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। मतलब इससे संबंधित जो नियम कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। इसके बाद हमें याद रखना है कि जो भी स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, चाहे तो वो ग्रामीण व्यवस्था के हों चाहे शहरी व्यवस्था के हों, कितने समय इनका कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। अगर मान लो 5 वर्ष की पहले कोई एक्सपायर हो गया या त्यागपत्र दे दिया तो फिर वहाँ पे कराए जाते हैं उपचुनाव। क्या कराए जाते हैं, उपचुनाव। उपचुनाव शेष अवधि के लिए होता है। जैसे मान लो 5 साल के लिए चुनाव हुआ, उसमें से मान लो एक प्रधान की मृत्यु हो गई 2 साल बाद, तो जो चुनाव कराया जाएगा वो 6 महीने के अंदर कराया जाएगा और शेष समय के लिए कराया जाएगा। एक कंडीशन में नहीं कराया जाता है। मान लो कि 5 साल के लिए चुना गया और साढ़े 4 साल कंप्लीट हो गए, 6 महीने बचे, और यदि तब पद खाली होता है तो 6 महीने बाद तो वैसे ही चुनाव होना है, तो उस कंडीशन में चुनाव नहीं कराया जाता। यदि शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव नहीं होंगे। अन्यथा की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव अनिवार्य है, 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे और शेष कार्यकाल के लिए जितना बचा हो। क्लियर। आगे चलते, सबके लिए था वो। आगे है योग्यता कि चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या है। तो चाहे आप ग्रामीण प्रशासन यानी कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का चुनाव लड़ें, और चाहे आप शहरी प्रशासन यानी कि क्या बोलेंगे हम,
नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनका चुनाव लड़ें। सबके लिए योग्यता कितनी है? 21 वर्ष। यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। जबकि यहाँ पे वोट देने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। वो तो सबके लिए, भारत में कोई भी वोट देने की उम्र कितनी है? 21 वर्ष, वो 18 वर्ष। और चुनाव लड़ने के लिए मतलब जो भी स्थानीय गवर्नमेंट है, चाहे तो ग्रामीण प्रशासन हो चाहे शहरी प्रशासन हो, चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी है? 21 वर्ष न्यूनतम आयु। ठीक है। और दूसरी शर्त यह है कि वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य। आप जहाँ से भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। क्लियर। अब यदि हम आरक्षण की बात करें तो दोस्तों महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। जो स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो 1/3 मतलब 33% आरक्षण है। कुछ राज्य ऐसे भी है, आपको ये भी याद रखना है कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे 50% तक आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण दिया गया है? 50% तक, जैसे कि मध्य प्रदेश है, बिहार है और भी 1-2 राज्य। क्लियर। साथ में ये तो हो गया महिलाओं का आरक्षण। महिलाओं का तो फिक्स है कि 33% से कम नहीं होगा। 33% तो रखना ही है। अगर जो राज्य ज़्यादा देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश ने दिया, बिहार ने भी दिया है। और SC/ST को कैसे आरक्षण दिया जाएगा? कितना आरक्षण दिया जाएगा? तो जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या होगी उतनी ही सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। ठीक है ना। उनकी जनसंख्या के अनुपात में जितने परसेंट SC जनसंख्या होगी उतने परसेंट SC सीटें आरक्षित की जाएंगी, और जितने परसेंट ST जनसंख्या होगी उतने परसेंट ST सीटें आरक्षित की जाएंगी। तो ST और ST का आरक्षण कैसे होता है? जनसंख्या के अनुपात में। क्लियर। और OBC आरक्षण, तो OBC के लिए ये राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया कि यदि राज्य का विधानमंडल चाहे तो वो OBC को आरक्षण दे सकता है और नहीं चाहे तो नहीं दे। क्लियर। आगे चलते हैं। अगर हम वित्तीय प्रावधान की बात करें दोस्तों, यदि वित्तीय प्रावधान की बात करें तो जिस प्रकार से केंद्रीय वित्त आयोग होता है उसी प्रकार से एक राज्य वित्त आयोग भी होता है। क्या होता है? राज्य वित्त आयोग। तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करते थे? राष्ट्रपति महोदय। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राज्यपाल महोदय। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राज्यपाल महोदय। क्लियर। कितने साल के लिए? तो केंद्रीय वित्त आयोग भी 5 साल के लिए होते थे, ये भी 5 साल के लिए है। केंद्रीय वित्त आयोग का काम क्या होता था? केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करना। जो भी केंद्र सरकार को टैक्स प्राप्त हो रहे उसमें से कितना केंद्र अपने पास रखेगी और कितना राज्य सरकारों को देगी, ये काम था केंद्रीय वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है कि राज्य सरकारों को जो टैक्स मिल रहे हैं उसमें से कितना राज्य सरकार अपने पास रखेगी और कितना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देगी, स्थानीय निकायों को देगी। क्लियर। तो कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इनका काम क्या है? तो जो भी राज्य सरकारों को टैक्स मिल रहा है उस टैक्स का कितना हिस्सा राज्य सरकार अपने पास रखेगी और कितना स्थानीय निकायों को देगी, यानी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करना, ये भी कह सकते हैं। आगे जो भी हमने पढ़ा है उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। पहला प्रयोग कब हुआ था? नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। और 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू हुआ था सबसे पहले? तो मध्य प्रदेश में। संवैधानिक दर्जे की मांग, मतलब संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही थी? तो LM सिंघवी समिति ने। जो ग्रामीण प्रशासन है उससे संबंधित कितने विषय हैं? तो 29। और जो शहरी प्रशासन है उससे संबंधित कितने विषय हैं? 18। यहाँ पे जो थ्योरी सेक्शन था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम संबंधित जो 80 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों अभी पढ़ा हमने कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। क्यों माना जाता है? क्योंकि 1882 में यह एक प्रस्ताव लाए थे। ठीक है ना। किसके संबंध में? स्थानीय स्वशासन के संबंध में, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देश दिया गया है? तो आपने नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे, उसमें अनुच्छेद 40 में राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वो ग्राम पंचायतों का क्या करें? गठन करें। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का समर्थन किसने किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी का मतलब क्या कहें हम, महात्मा गांधी का विजन था, सपना था कि गांव का विकास हो। ठीक है ना। तो ग्राम स्वराज की अवधारणा के समर्थक कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांव के विकास करने के लिए 2 कार्यक्रम लाए थे। ठीक है ना। तो उसमें से एक था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है
कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो देखो, जो पहली समिति गठित की गई थी बलवंत राय मेहता समिति, है ना, कब की गई थी? तो आपको याद रखना है कब की गई थी, 1957 में। और इसी ने त्रिस्तरीय राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, यानी कि इन्होंने सुझाव दिया था कि जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए, जो पावर पूरी की पूरी पावर केंद्र सरकार के पास है उसको निचले स्तर पर भी विभाजित करना चाहिए। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन देखो अभी बताया 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय। 3 स्तर कौन से थे? ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, या उसे कई राज्यों में जिला परिषद भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो देखो अभी बताया मैंने 2 अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार दूसरा पूछ लिया जाता है। तो पहला तो राजस्थान है और दूसरा कौन सा था? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की सिफारिश की? तो देखो हमने एक ट्रिक बताई थी कि समिति शब्द को छोड़कर देखो नाम में कितने अक्षर हैं। अशोक मेहता कितने अक्षर हैं? 2। तो इन्होंने सुझाव दिया था 2 स्तरीय व्यवस्था का। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तो समिति शब्द को छोड़ के देखो PV राव, कितने अक्षर हो गए? 4। तो PV राव समिति ने 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। क्लियर? आगे चलते हैं कि JB राव, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, PB राव नहीं है, JB राव है। क्या है आपके? JB राव। तो अगला क्वेश्चन है कि JB राव समिति का गठन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है JB राव समिति का गठन हुआ था 85 में और LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था 86 में। क्लियर? देखो, एक तो का गठन हुआ था 1957 में, फिर 1977, 1985 और 1986। 57 में कौन हुआ था? बलवंत राय मेहता। 77 में अशोक मेहता। 85 में JB राव समिति और 86 में LM सिंघवी समिति। ये हमें चारों सन याद रखना है, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों, जो 1986 में गठित की गई थी LM सिंघवी समिति, यानी कि लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, उसी ने सिफारिश की थी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 2 संविधान संशोधन हुए थे, एक 73 और एक 74। तो 73 के तहत जो ग्रामीण व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 74 के तहत जो शहरी व्यवस्था है यानी कि नगरपालिका व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यदि पंचायती राज की बात करें तो ये मुख्यतः ग्रामीण व्यवस्था को ही बोला जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों PV नरसिम्हा राव। कौन थे? PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन लाया तो गया था 1992 में और ये लागू कब हो गया था? 93 में। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? याद आ रहा है? पंचायती राज दिवस। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल बताया था ना। क्यों? क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था पूरे देश में, वो कब लागू किया था? 24 अप्रैल 1953 को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। अगला क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9। यदि जोड़ना ना कहें, ये कह सकते हैं कि पहले भाग 9 खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना। फिर बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो पंचायतों से संबंधित प्रावधान थे वो जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं। कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। क्लियर? पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो राज सूची का। मतलब पंचायती राज से संबंधित नियम कानून कौन बना सकता है? केवल राज्य सरकार। अगला है कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो देखो 243 से 243O टोटल 16 अनुच्छेद हैं। एक तो 243 हो गया, फिर 243A B C D O तक, तो टोटल कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो
तो दोस्तों ग्राम पंचायत को लेकर संविधान के अनुच्छेद 243 ए में, किसमें है 243 ए में ग्राम पंचायत का उल्लेख। इसके बाद हम बात करें कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क, मतलब 18 वर्ष जो आयु कंप्लीट कर चुके हैं और जिनका भी नाम मतदाता सूची में है, उन सबको बोलते हैं ग्राम सभा के सदस्य। ठीक है ना, ग्राम सभा के सदस्य। क्लियर? पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है कि पंचायतों का गठन कैसे किया जाएगा। क्लियर? एक तो हमने पढ़ा था राज्यों को निर्देशित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करें, अनुच्छेद 40 में। और कैसे किया जाएगा वो किसमें दिया है? 243 बी में। अनुच्छेद 243 जी का संबंध किससे है? तो इंपॉर्टेंट है, जी का संबंध किससे है? पंचायतों की शक्तियों। पंचायतों को कुछ शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं किसमें? अनुच्छेद 243 जी में। इसके बाद हम बात करें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? तो त्रिस्तरीय है, एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक या क्षेत्र स्तर पर और एक जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत या इसी को बोलते हैं जिला परिषद। क्लियर? आगे बात करते हैं कि ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत। मध्यवर्ती स्तर कह दें या क्षेत्र स्तर कह दें या ब्लॉक स्तर कह दें, इसमें कौन सी संस्था काम करती है? तो क्षेत्र पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती स्तर या क्षेत्र स्तर या ब्लॉक स्तर पर क्या होती है? क्षेत्र पंचायत। अब क्षेत्र पंचायत ना दे का दूसरा ही नाम है पंचायत समिति। क्षेत्र पंचायत को ही क्या बोलते हैं हम? पंचायत समिति। तो चाहे तो हम क्षेत्र पंचायत कह दें या फिर पंचायत समिति कह दें। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्था कौन सी होती है? तो जिला पंचायत। जिला स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है? जिला पंचायत। और जिला पंचायत का ही दूसरा नाम क्या है? जिला परिषद। तो चाहे तो हम जिला पंचायत कह दें। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत कहा जाता है, दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में जिला परिषद कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि खंड स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी की मतलब सरकार का अधिकारी। तो जैसे ग्राम स्तर पर होता है ना सचिव, जिसको हम बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सचिव, जिसको बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम स्तर पर कौन होता है? VDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम आम भाषा में सचिव बोल देते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार जो क्षेत्र स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होता है सरकार की तरफ से, वो होता है VDO। बी का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है कि पंचायतों का कार्यकाल। तो दोस्तों 5 साल, चाहे तो हम पंचायतों का कहें चाहे शहरी प्रशासन का कहें, नगर पालिका वगैरह का, सबका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन है कि पंचायत भंग होने पर कितने माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? तो 6 माह। अगर कोई पंचायत भंग होती है, भंग होने का मतलब है कि मान लो कि जो भी पंचायत का सदस्य है, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम, सदस्य या अध्यक्ष कोई भी है, अगर उसकी मृत्यु होती है, वो त्यागपत्र देता है, किसी भी कारण से पद खाली होता है, तो उसका कितने समय के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा? 6 माह के अंदर। और जो चुनाव कराया जाएगा वो शेष कार्यकाल के लिए कराया जाएगा, ना कि पूरे कार्यकाल के लिए। और एक कंडीशन है, तब चुनाव नहीं कराया जाता यदि मान लो अगले चुनाव में केवल 6 महीने बचे हों। अब पंचायत भंग होने पर जो नई पंचायत गठित होगी उसका कार्यकाल कितना होता है? तो पूरे कार्यकाल के लिए नहीं होता है, शेष कार्यकाल के लिए होता है। पूरे कार्यकाल के लिए किसका होता है? राष्ट्रपति का। याद है? राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो 5 वर्ष के अंतराल पर। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। मतदाता सूची में मतलब वोटर लिस्ट में आपका नाम कब होगा? जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट या वोट देने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। सबके लिए है, चाहे तो ग्रामीण प्रशासन हो या शहरी प्रशासन हो। अगला है कि पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? तो देखो, चुनाव कराने का निर्णय तो करती है राज्य सरकार। जो पंचायत से संबंधित चुनाव कराने का निर्णय है वो कौन करती है? राज्य सरकार। अब यहां पे आपको याद रखना है कि संसद का चुनाव कराने का निर्णय कौन कर लेती है? तो केंद्र सरकार लेती है। इसके बाद ये भी याद रखना है कि जो विधानमंडल के चुनाव कराने का निर्णय लेती है वो कौन लेती है ना? विधानमंडल के जो चुनाव है वो कराने का निर्णय कौन लेती है? तो वो भी केंद्र सरकार, यानी कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। तो पंचायतों का चुनाव संपन्न कराने का दायित्व किसका है? तो पहले ही बताया था हमने कि देखो 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, एक तो संसद के चुनाव, एक विधानमंडल के चुनाव और तीसरा स्थानीय चुनाव। तो जो
संसद और विधानमंडल के चुनाव, मतलब सांसद और विधायकों के चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और जो स्थानीय स्वशासन है ना, आपका प्रधान हुआ, क्षेत्र पंचायत सदस्य अध्यक्ष हुए, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष, इसके बाद आपका नगरपालिका अध्यक्ष, अध्यक्ष सदस्य कहें, और नगर निगम के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं, इन सबका चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। मतलब जो भी पंचायती सेल्फ गवर्नमेंट है उन सबका चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन चुनाव कराना कब होना है, चुनाव कब नहीं होना, इसका निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार। अगला है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना आरक्षण दिया गया है? पंचायतों के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, 1/3 मतलब 33%। कितना? 1/3 यानी कि 33%। और यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243D में आरक्षण की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो अभी बताया हमने, अनुच्छेद भी याद रखना है 243D, और कितना आरक्षण दिया गया है? तो 1/3 यानी कि 33%। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा आरक्षण दे रखा है ना। निम्नलिखित में से किन राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे 50% आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण दिया गया है? 50%। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 33%। पंचायतों में सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो सीटें आरक्षित होती हैं वो होती हैं अनुच्छेद 243D में। ये खैर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो केवल इतना याद रखो कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 33% है, और जो SC ST के आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में। किस अनुच्छेद में? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो याद रख सकते हैं अच्छी बात है कि आरक्षण किस में दिया गया है? तो 243D में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है? ये इंपॉर्टेंट है। एक तो राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो राज्य निर्वाचन आयोग दिया है 243K में, तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पे है? 243K में। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया है? पंचायतों की वित्तीय समीक्षा मतलब कि उनके पास विकास करने के लिए धन कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएगा, कौन देगा, ठीक है ना। ये टैक्स लगा सकते हैं, कौन कौन से टैक्स लगा सकते हैं, कौन कौन से टैक्स नहीं लगा, जैसे मेला कर, मेला या जो और भी छोटे मोटे टैक्स हैं वो लगाने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग होता है? तो राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो 243I। आई से इनकम, आई से इनकम, इनकम से याद रखना वित्त, ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो के और आई दोनों इंपॉर्टेंट है। के में क्या दिया गया है? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। आई में क्या दिया गया है? वित्त आयोग। दोनों इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। क्लियर। पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो पंचायतों की जो आय का मुख्य स्रोत है वो है मेला और बाजार कर। और दूसरा, वैसे सबसे बड़ा जो आय का स्रोत है वो है राज्य सरकार इनको क्या देती है? टैक्स का कुछ हिस्सा देती है, टैक्स का कुछ हिस्सा देती हैं। और जो ऑप्शन में दिए गए हैं उस आधार पर अगर देखा जाए तो मेला और बाजार कर इनका आय का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा? सरपंच। अब कुछ राज्यों में सरपंच बोलते हैं, कुछ राज्यों में प्रधान बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से कि अप्रत्यक्ष रूप से? तो भैया प्रधान को सीधा कौन चुनती है? जनता। और जो मेंबर होते हैं अलग अलग वार्डों के अलग अलग मेंबर, उनको भी सीधा कौन चुनती है? जनता, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है प्रधान को। अगला है कि सरपंच को उसके पद से हटाने के लिए कितना बहुमत होना चाहिए? तो अगर जो भी उस गांव के, उस ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, अगर वो 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पास कर दें तो प्रधान को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जिला परिषद का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? तो जिला परिषद का मतलब है जिला पंचायत, ठीक है ना। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष देखो हमने दो बताए थे, एक तो जिला पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत। इनके अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो भी सदस्य होते हैं वो अपने में से चुनते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो देखो ग्राम पंचायत को दिया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और नगर पालिका को दिया गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखो 24 अप्रैल को तो लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। 24 अप्रैल, देखो दोनों 93 में लागू हुए। 24 अप्रैल को हुआ था 73वां संविधान संशोधन और 1 जून को हुआ था 74वां संविधान संशोधन। खैर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 74वां संविधान संशोधन संविधान में कौन से भाग में जोड़ा गया? मतलब 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? तो 9 का। कौन सा जोड़ा गया था? 9 का। और 73वें के तहत कौन सा जोड़ा गया था? तो 9। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं। और 73 के द्वारा 11वीं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय शामिल हैं? तो 18। और ग्राम पंचायत के लिए कितने थे? 29।
नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखो 243 से 243 ओ तक तो थे ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद, और उसकी आगे ओ की बात क्या था पी, यानी कि 243 पी से लेके 243 जेड जी, जब जेड खत्म हो जाएगा तो जेड क्या आएगा, जेड ए, जेड बी, जेड जी, जेड सी, तो 243 पी से 243 जेड जी तक किसका प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से। और 11वीं किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। नगर पंचायत का गठन किस प्रकार के क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र ना मतलब ना तो जो पूरी तरह से गांव है ना पूरी तरह से शहर है, वो गांव से शहर बन रहा है, मतलब उसका विकास तेजी से हो रहा है ना, मतलब शहर की शुरुआती अवस्था, यानी कह सकते हैं छोटे शहर, ठीक है। इनको छोटे शहरों को हम संक्रमणशील शहर भी बोल सकते, मतलब जो ना तो पूरी तरह से शहर है ना ही पूरी तरह से गांव है। अगला है कि संक्रमणशील क्षेत्रों गांव से शहर के लिए किसका गठन किया जाता है? तो छोटे शहरों में क्या होते हैं? ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है कि छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए किसका गठन किया जाता है? तो छोटे शहरी क्षेत्र एक तो क्या, एक मिनट, संक्रमणशील क्षेत्रों गांव से शहर के लिए किसका गठन किया जाता है? तो ग्राम पंचायत, सॉरी नगर पंचायत, ये तो ठीक है। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए किसका गठन किया जाता है? तो नगर परिषद, वो एक ही क्वेश्चन है लगभग। बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। यहाँ पे छोटे शहरी क्षेत्रों की जगह पे देना चाहिए था 63वें क्वेश्चन में मध्यम, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? नगर पालिका हो जाता। अगर यहाँ पे मध्यम दिया होता तो क्या हो जाता? नगर पालिका हो जाता। दोस्तों यहाँ छोटे शहर की जगह पे होने चाहिए था मध्यम शहर, और नगर परिषद या नगर पालिका परिषद एक ही मतलब है, तो मध्यम शहर के लिए क्या होता है? नगर पालिका परिषद। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जो नगर पालिकाओं की चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, नगर पालिका किसके अंतर्गत आता है? स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन का कोई भी चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नगर निगम का प्रमुख पदाधिकारी क्या होता है? मतलब नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख पदाधिकारी होता है महापौर, और कार्यकारी प्रमुख होता है नगर आयुक्त। कौन होता है? नगर आयुक्त। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका नगर निगम का कार्यकाल कितना होता है? तो चाहे तो नगर निगम का है, नगर पालिका का है, सबका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना आरक्षण है? तो जैसा सबके लिए कितना है? 33%। चाहे तो हम ग्रामीण प्रशासन की बात करें चाहे शहरी प्रशासन की बात करें, कितना आरक्षण है? 33%। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किसके आधार पर दिया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर। जितना % जनसंख्या होगी उतनी ही % सीटें आरक्षित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? जो पंचायतें हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तो अभी बताया हमने कि कहीं पर भी बात करें से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, चाहे तो हम ग्रामीण प्रशासन की बात करें चाहे शहरी प्रशासन में बात करें, जो SC ST आरक्षण दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के आधार पर, और महिलाओं के लिए फिक्स है 33%। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में पंचायतें नहीं हैं? यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे होना चाहिए कि निम्न में से किस राज्य में क्या नहीं है? पंचायतें नहीं हैं, मतलब पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों ऐसे एक राज्य नहीं है, एक से ज़्यादा राज्य हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे पंचायतें नहीं हैं? तो नंबर 1 तो आपका नागालैंड ही हो गया। इसके अलावा आपको मेघालय भी याद रखना, मेघालय में भी पंचायतें नहीं हैं, और जो मिजोरम है, मिजोरम में भी पंचायतें नहीं हैं। तो 3 राज्य ऐसे हैं भारत के जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कौन कौन सी? एक तो नागालैंड, दूसरा मेघालय और तीसरा मिजोरम। क्लियर? और यदि दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में भी पूरी तरह से नहीं है। दिल्ली का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे ग्रामीण व्यवस्था है, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ शहरी व्यवस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय एवं मिजोरम के अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज नहीं है? तो दिल्ली में पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। स्थानीय स्वशासन किसका उदाहरण है? स्थानीय स्वशासन किसका उदाहरण है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का उच्च स्तर से निचले स्तर में हस्तांतरण, कुछ शक्तियां निचले स्तर को देना। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी बताया हमने, सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला था? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1993 में, याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ। तो देखो हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो हुआ था, कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 में। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 74 हुआ था 1 जून 1993 में। 73 हुआ 24 अप्रैल 1993 और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो 74 में याद रखना 1 जून 1993। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 1992 में, लागू हुआ था 1993। अगला है कि ग्राम सभा की सदस्यता किसे प्राप्त होती है। तो ग्राम सभा के सदस्य मतलब कौन कौन होते हैं, तो ग्राम सभा के पंजीकृत मतदाता जो भी वोटर लिस्ट में हैं उन सभी को ग्राम सभा के सदस्य माना जाता है। पंचायतों की शक्तियां और अधिकारों का निर्धारण कौन करता है। पंचायतों को जो शक्तियां और अधिकार दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सभी 80 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।